बेटा लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज उसके कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था सीए इंटर के पेपर के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट रहेगा, कहीं ना कहीं 10 नंबर तक का आ सकता है या आ जाता है। मैंने आपको लिखवाया था प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो एक बार मैं 2 मिनट रिवाइज करवा रहा हूँ सारी बातें जल्दी से। मैंने कहा था बेटा प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, जब एक रनिंग बिजनेस होता है। क्या कहा मैंने, अगर कोई भी बिजनेस जो पहले से चल रहा है यानी एक रनिंग बिजनेस को अगर एक्वायर कर लेती है एक न्यू कंपनी का मतलब जो कंपनी अभी बनने वाली है, यानी अगर एक चलते हुए बिजनेस का मतलब है या तो पहले से कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, अगर उस पुराने बिजनेस को टेक ओवर कर लिया जाता है, किसके द्वारा, उस बिजनेस को टेक ओवर कर लिया जाता है प्रमोटर्स ऑफ न्यू कंपनी, यानी नई कंपनी के बेटा प्रमोटर उस बिजनेस को खरीद लेते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताया था, यहाँ 2 डेट होती है, एक होती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक होती है डेट ऑफ टेक ओवर। क्या बताया था, डेट ऑफ टेक ओवर। डेट ऑफ टेक ओवर का मतलब है किस दिन आप उस बिजनेस को खरीदोगे, यानी किस दिन आपने उसे खरीदा, टेक ओवर करना, और किस दिन वहां पर एक कंपनी बनकर तैयार हुई, उसे क्या दिया था, DOI यानी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन वो कंपनी बनके तैयार होती है उसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था इसे बेटा DOT कहते हैं, आपको याद होगा, डेट ऑफ टेक ओवर। और डेट ऑफ टेक ओवर से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बीच का जो भी पीरियड होगा उसे बेटा बोला जाता है यहाँ पर प्री पीरियड। कौन सा पीरियड बोला जाता है, प्री पीरियड। उसके बाद वाले पीरियड को क्या बोला जाता है, पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड जो होता है आपका, प्री पीरियड वो हमेशा कैपिटल नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, कैपिटल, यानी प्री पीरियड से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर करते हैं। उन कैपिटल प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था डिविडेंड पर्पस के काम नहीं आता, लेकिन कंपनी बनने के बाद जो प्रॉफिट होते हैं बेटा उन्हें रेवेन्यू प्रॉफिट्स कहते हैं, और रेवेन्यू प्रॉफिट हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम ले सकते हैं, यानी हम उन्हें डिविडेंड के काम ले लेंगे। इसके बाद में बेटा रेशियोज की बातें बताई थी। मैंने कहा था 2 तरीके के रेशियो होते हैं, नंबर 1 इज द टाइम, नंबर 2 इज द सेल्स। टाइम रेशियो क्या बताया था, टाइम रेशियो का मतलब है कि आप पीरियड काउंट कर लो, कंपनी बनने से पहले कितने महीने और कंपनी बनने के बाद कितने महीने हैं, उनका एक रेशियो निकाल लो, उसे टाइम रेशियो कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था सेल्स रेशियो। सर ये क्या होता है बेटा, सेल रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया था। सेल्स रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी बनने से पहले हमारी टर्नओवर कितनी हुआ करती थी, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कितनी होगी, उनका एक परसेंटेज है, एक रेशियो डिसाइड कर लेते हैं, उसे सेल रेशियो के नाम से जानते हैं। आपको याद है, इस तरीके से हमने आपको एक एग्जांपल और एक बुक की प्रॉब्लम कवर करवा दी थी। क्लियर। अब आज हमारा पॉइंट आता है कि सर हम ये सब पढ़ क्यों रहे, मतलब टाइम रेशियो क्यों ढूंढा जा रहा है, सेल्स रेशियो क्यों ढूंढा जा रहा है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-1 बातें समझा दूं, ध्यान से सुन लो क्या क्या समझना है अभी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, बातें नहीं, अब सिर्फ समझना। ऐसे समझो बेटा, आपके एग्जाम में क्या दिया होगा, आपके एग्जाम के अंदर ऐसे दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जैसे 31 मार्च। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको एग्जाम के अंदर एक P&L दिया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है बेटा, ये जो P&L दिया होगा ना, यहां पर नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, और ये जो नेट प्रॉफिट आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे साथ, ये नेट प्रॉफिट होगा पूरे कंप्लीट ईयर का। कंप्लीट ईयर का मतलब है 12 महीने का। कितने महीने का, 12 मंथ का होगा। हमें एग्जामिनर ये बोलेगा कि सर प्लीज आप इन प्रॉफिट को अलग अलग करो। अलग अलग करो का मतलब समझ गए, यानी इसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, यानी हमें बेटा इस प्रॉफिट को अलग अलग करना है, और अलग अलग करने में हम इसे करेंगे कि प्री प्रॉफिट कितना है, यानी बिफोर इनकॉर्पोरेशन कितना,
और पोस्ट प्रॉफिट यानी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कितना प्रॉफिट है ये जानना पड़ेगा। समझ गया मेरी बात? यानी हमसे एग्जामिनर क्या चाहता है, जल्दी से सुनो, हमें प्री प्रॉफिट को अलग करना और पोस्ट प्रॉफिट को अलग करना। बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली। क्या प्रॉब्लम आएगी सर? बेटा ये जो प्रॉफिट है ये पूरे 12 महीने का है। अब हमें क्या करना, सुनो, यहां पर बहुत सारे एक्सपेंस गिवन होंगे लाइन से, यानी यहां पर आपके सभी एक्सपेंस होंगे, और मैं कह रहा हूं जितने भी आपके खर्चे होंगे, और इस साइड बेटा लाइन से आपकी सारी इनकम्स होंगी। मुझे एक बात का जवाब चाहिए जल्दी से, ये जो इनकम और एक्सपेंस गिवन है, ये जो खर्चे यहाँ पर होंगे ये क्या अलग अलग दिए होंगे कि 3 महीने के इतने, 9 महीने के इतने, या पूरे ईयर के एक्सपेंस होंगे? ये खर्चे पूरे साल भर के होंगे। और यहाँ जो ये इनकम नजर आ रही है ना ये वाली, ये भी क्या होगी? पूरे 12 महीने की इनकम होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम बेटा भी इस इनकम और इस खर्चे को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। यानी हमारा काम है इनकम और एक्सपेंस को बांटना, किसके अकॉर्डिंग? प्री में कितना और पोस्ट में कितना। अब उसे बांटने के लिए बेटा आपको क्या लेना पड़ेगा, कोई बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी किसी ना किसी बेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा, और उस बेस को मैं यहां पर बोलता हूं रेशियो। क्या बोलता हूं? यानी आपको कोई रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां जो रेशियो लग सकता है वो या तो टाइम रेशियो बनेगा, या तो कौन सा रेशियो होगा? सेल्स। तो आज मैं आपको लिखवाने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजों पे टाइम रेशियो लगेगा, कौन कौन सी चीजों पे सेल्स रेशियो लगेगा। कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिसपे ना टाइम लगेगा ना सेल्स, यानी बात को समझो। यानी मैं अब आपको एक लिस्ट बनवाऊंगा, किस पे टाइम रेशियो, किस पे सेल्स रेशियो। क्लियर? फिर मैं आपको लिखवाऊंगा इस पे टाइम रेशियो भी नहीं लगेगा, इस पे सेल रेशियो भी नहीं लगेगा। तो बच्चे के मन में डाउट आएगा, फिर क्या करें? तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम आपको कुछ और बताएंगे। तो अभी पहले कुछ बातें नोट कर लेते हैं, तो लिखना स्टार्ट करेंगे जल्दी से अब अपने रजिस्टर में। लिखना सबसे पहले बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट। टाइम रेशियो में यानी टाइम रेशियो में कौन कौन से खर्चे आएंगे, यानी जो चीजें टाइम रेशियो में आने वाली हम सबसे पहले उनके बारे में लिख सकते हैं। जरा लिखो साथ साथ में, टाइम रेशियो में कौन कौन सा खर्चा आएगा। सोचो, जितना भी आपका जैसे रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन बिल लिखो साथ साथ, टेलीफोन बिल, पोस्टेज एटसेट्रा। जो चीजें क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी बाय नेचर, यानी सारे फिक्स खर्चे किस रेशियो में आ जाएंगे, टाइम रेशियो में। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीजें किस रेशियो में आएंगी, सेल्स रेशियो में, यानी कुछ बातों को सेल्स रेशियो में बांटना पड़ेगा। अब जो सेल रेशियो में आने वाला है वो सुन लो। सेल्स रेशियो में बताओ क्या क्या आएगा। एक तो आ जाएगा आपका बैड डेट, एक आ जाएगा डिस्काउंट, एक आ जाएगा कैरेज, एक आ जाएगा एडवर्टीजमेंट, एक आ जाएगा ट्रैवलिंग कमीशन या ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन, एटसेट्रा। ये सारे खर्चे किस रेशियो में आ जाएंगे? सेल्स रेशियो में। प्री पीरियड ओनली, कुछ खर्चे होंगे जो सिर्फ प्री पीरियड में होंगे। सिर्फ और सिर्फ प्री पीरियड में किन किन खर्चों को रखा जाएगा? उसमें आएगा पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस तरीके के। पोस्ट पीरियड एक्सपेंस, पोस्ट पीरियड में क्या क्या आएगा? डायरेक्टर फी, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे खर्चे कहाँ से ले जाएंगे? पोस्ट पीरियड में। लिखो इसे जल्दी से। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, समझ गए? अब एक बार स्टार्टिंग से देखते बेटा क्या क्या बातें हैं यहाँ पे, और इनको एक बार याद करते हैं और समझते हैं। देखो, अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि जितने भी खर्चे होंगे उस पी&एल के अंदर, वो पी&एल में जो खर्चे होंगे उन्हें कैसे बांटा जाएगा। उसमें दो तरीके के खर्चे हो सकते हैं। आप मेरी बात को समझना। दो तरीके का मतलब है, कॉमन एक्सपेंस होंगे और एक कॉमन नहीं होंगे। सर कॉमन एक्सपेंस का मतलब क्या है? बेटा कॉमन एक्सपेंस का मेरे कहने से मतलब है वो खर्चे जो कंपनी बनने से पहले भी हुआ करते थे और कंपनी बनने के बाद भी होते। आप समझने की कोशिश करो, यानी मैं उन खर्चों की बात कर रहा हूं जो दोनों पीरियड में थे। दोनों पीरियड का मतलब बिफोर एंड आफ्टर, यानी कंपनी बनी नहीं थी तब भी होते थे और कंपनी बन जाने के बाद भी। जैसे बेटा जगह का रेंट जाना, स्टाफ को सैलरी देना, ये खर्चे पहले और बाद में दोनों टाइम होते थे कि नहीं होते थे? ये बताओ, होते थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो चीजें पहले भी होती थी और बाद में भी होती थी उसे बोला जाता है कॉमन एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? कॉमन एक्सपेंस, यानी जो दोनों पीरियड में है। एक होता है बेटा वो खर्चे, एक होते हैं वो खर्चे जो या तो सिर्फ पहले हुआ करते थे या तो सिर्फ बाद में होते, यानी जो दोनों पीरियड में नहीं थे। तो आपको क्या समझना है? जो खर्चे बाय नेचर कॉमन है, जो प्री और पोस्ट दोनों पीरियड में होंगे, उन्हें या तो आप टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग बांटोगे या तो सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग। क्या बोला मैंने? या तो उन खर्चों को किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे? टाइम, और या तो सेल्स। अगर सर प्रॉब्लम कुछ और बेस बताती है तो प्रॉब्लम की बात मान लेंगे, बट अगर प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं दिया तो आपके पास कितने बेस हैं? जल्दी बोलो। दो। कौन कौन से? टाइम और सेल्स। इनमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एक खर्चा जो दोनों पीरियड में कॉमन नहीं है तो या तो वो खर्चा सिर्फ कब तक हुआ होगा? बिफोर, बोलो, बिफोर इनकॉर्पोरेशन, या वो कब से स्टार्ट हुआ होगा? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो जो खर्चे कंपनी बनने से पहले के हैं, क्या उनका बर्डन कंपनी पे जाना चाहिए?
क्या उनका बर्डन कंपनी पे डालोगे? जरा जवाब दो मेरी बात का। जो खर्चे हुआ ही पहले करते थे वो सारे खर्चे कहां चले जाएंगे? प्री पीरियड में चले जाएंगे। और जो खर्चे सिर्फ पोस्ट पीरियड में हुए, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हुए, उन सभी को किस में ले जाएंगे? पोस्ट पीरियड में लेकर चले जाएंगे। क्लियर होगी मेरी बात? तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि किसी भी खर्चे को हम टाइम में बांटेंगे या सेल्स में बांटेंगे, ये डिपेंड करता है कि क्या वो कॉमन नेचर का एक्सपेंस है। अगर आंसर आता है हाँ, अगर वो सिर्फ प्री पीरियड का तो पूरा का पूरा प्री पीरियड में चला जाएगा, और अगर फुल अमाउंट किसकी है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, तो पूरा का पूरा पोस्ट में चला जाएगा। डिवीजन की बात ही नहीं आती। क्लियर है यहाँ तक? जैसे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, कोई डाउट है क्या? जैसे बेटा रेंट, अब मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट, ऐसा नहीं रटना है कि रेंट यहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। आप एक बात बताओ, रेंट आपकी पहले, आप ऐसे समझो, आपकी पहले एक पार्टनरशिप फर्म थी, आपने उस फर्म को किस में बदल लिया? आपने सोचा कि उसको किस में बदलना है? कंपनी में। एक बात बताओ, कल तक वहां आपकी ऑफिस के बाहर लिखा रहता था AB एंड पार्टनरशिप फर्म, कल जब कंपनी बन गई तो आपने बोर्ड चेंज कर दिया और वहां पे लिख दिया ABC एंड प्राइवेट लिमिटेड। एक बात बताओ, क्या आपका लैंडलॉर्ड आकर आपको ये बोलेगा कि अब आप बड़े आदमी बन गए हो, अब आपकी कंपनी होगी, पहले तो आप पार्टनरशिप फर्म चलाते थे, हम तो ये मान रहे हैं कि अब आपको रेंट बढ़ाना चाहिए? जरा सोच समझ कर बताओ, क्या वो मकान मालिक आकर हमें ये कहेगा कि पहले तुम 10,000 देते थे, लाओ अब महीने के 15,000 रुपये देना चालू कर दो? हाँ या ना? और अगर वह ऐसा मांगेगा तो हम जगह खाली कर देंगे। बेटा रेंट हमेशा टाइम के बेसिस पे बढ़ता है, समझ रहे हो? रेंट ऐसा नहीं होता कि आप क्या कमा रहे हो क्या गवा रहे हो उसके बेसिस पे। अदरवाइज तो जो लॉस मेकिंग बिजनेस होंगे उन्हें कभी रेंट देना ही नहीं पड़ेगा। वो तो मालिक को बोलेंगे देखो हम तो कुछ कमा ही नहीं रहे, घर से लगा रहे हैं ला के, इसलिए हम रेंट नहीं देंगे। क्या वो रहने देंगे? नहीं। तो रेंट जो है वो टाइम के हिसाब से लगता है, मंथ के वाइज पे किया जाता है। तो सीधा सा लॉजिक है, रेंट किस में बंटना चाहिए? टाइम के बेसिस, टाइम के बेसिस पे। कितना टाइम फर्म ने यूज किया और कितना टाइम कंपनी ने यूज किया, उसके बेसिस पे आप इसे टाइम रेशियो में डिवाइड कर दोगे। हाँ या ना? दूसरा सैलरी। अब बेटा आपके पास एक स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ राम, उसे आप महीने के 15,000 सैलरी देते थे। अब अचानक से आपने कंपनी बना ली, तो ऐसा थोड़ी कि राम आकर बोलेगा कि देखो सर आपका भी प्रमोशन हो गया, आप फर्म से कंपनी बन गए हो, अब मेरा भी प्रमोशन कर दो, मुझे 15,000 से 20,000 का आदमी बना दो। क्या हम मान जाएंगे उसकी बात? जरा जवाब दो। नहीं सर, हम बेटा उसकी बात को कंसीडर नहीं करेंगे। तो सैलरी, मेरा ये कहना है कि सैलरी जो है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हमने उस आदमी से, उस एम्प्लॉय से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं लिया, वो सेम काम कर रहा जो वो पहले किया करता था। पहले उसे इस काम के 15,000 देते थे, तो अब भी कितने दे रहे होंगे हम? 15। तो सैलरी जनरली बढ़ती नहीं है, इसलिए सैलरी को भी किसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा? टाइम। इसी तरीके से बेटा डेप्रिसिएशन, मशीनों पे डेप्रिसिएशन बचपन से पढ़ाया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग लगता है, ना कि बोला कंपनी है तो ज्यादा लगा दो, कम है तो कम लगा दो। तो डेप्रिसिएशन किस रेशियो में बढ़ेगा? टाइम। आपको डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का दिया होगा, आप उसे टाइम रेशियो में बांटकर प्री का अलग कर लेना और कॉस्ट का अलग कर लेना। अगला पढ़ो, प्रिंटिंग, सॉरी ऑफिस एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे, एडमिन खर्चे कहता हूं मैं, ऑफिस से रिलेटेड, ये भी टाइम। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे टाइम में बढ़ना चाहिए। कुछ बच्चों को लगेगा सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो सेल में बढ़ना चाहिए, ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा बिल बनेंगे, इनवॉइस बनेंगे, ज्यादा इनवॉइस बनेंगे तो प्रिंटिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। बात तो आपकी ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, जितनी भी कंपनीज होते हैं उसमें प्रिंटिंग जो है ना, जो आप समझ रहे हो कि इनवॉइस बनाने में जो पेजेस यूज होते हैं वो ना के बराबर खर्चा होता है। बेटा मेन प्रिंटिंग का खर्चा पता है क्या है? कंपनी हर महीने के शुरुआत में अपने सारे एम्प्लॉयज को एक रजिस्टर देती है और उसमें कहते हैं कि इस महीने का सारा रिकॉर्ड आप इसमें मेंटेन करो। अटेंडेंस का एक रजिस्टर बनता होगा, परचेज बुक का एक रजिस्टर बनता होगा, सेल बुक का बनता होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप जो इनवॉइस समझ रहे हो ना, वो तो एक बहुत ही नॉमिनल खर्चा है। मेन खर्चा क्या है? वो मंथली क्या करते हैं? रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है कि हर 15 दिन बाद में मैनेजर के साथ आपकी मीटिंग होगी और मैनेजर आपको कहता है 15 दिन बाद में कि 15 दिन में तुमने क्या काम किया, उसकी रिपोर्ट लेकर आओ। उस रिपोर्ट का बेटा प्रिंट आउट निकालते हो। तो ये कंसिडरेबल खर्चा है और ये सेल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? ये टाइम के बेसिस पे खर्चा हो रहा है। सो इसको भी किस रेशियो में बांटा जाएगा? टाइम। टेलीफोन बिल, बेटा टेलीफोन बिल सेल के रेशियो में नहीं होता। टेलीफोन किसके अकॉर्डिंग होता है? टाइम। सर ऐसा क्यों? जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है आजकल तो सब जगह ऐसा है,
आजकल तो हम भी अगर जियो का रिचार्ज करवाते हैं 399 का, तो उसमें भी अनलिमिटेड कॉल्स होती हैं। मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी कंपनीज होती हैं वो क्या करती थी बेटा, टेलीफोन का कनेक्शन जब लेती थी ना, तो वो कॉर्पोरेट कनेक्शन लेती थी। कॉर्पोरेट कनेक्शन में क्या होता था, उन्हें महीने के जैसे 5,000 रुपये देने, उसके बाद आप कितना भी फ़ोन यूज़ करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा वो जो अमाउंट है वहाँ क्या है, फिक्स्ड अमाउंट जानी है टाइम के बेसिस पे। सो टेलीफोन भी उसमें बांट दिया जाता था। पोस्टेज, पोस्टेज वगैरह समझते हो आप? पोस्टेज का मतलब नहीं समझते? पोस्टेज क्या होता है, आप ये समझो कॉरियर वगैरह करवाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पोस्ट करते हो। तो मेरा ये मानना है कि बेटा कंपनीज क्या करती हैं, जितनी भी कॉरियर कंपनीज होती हैं उनसे ना एक फिक्स एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम महीने के तुम्हें 2,000 रुपये देंगे, चाहे हमारे यहाँ से एक भी कॉरियर जाए या ना जाए, या महीने में 200 कॉरियर करवाने पड़े, आपको तो सिर्फ कितने रुपए मिलेंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे। तो पोस्टेज जनरली क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पेपर में कहता है कि ये फिक्स नहीं है, तो जैसा वो बोले वैसा कर देना। ये जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो तब लगेंगी जब सामने वाला कुछ भी नहीं बताता और हमें अपना दिमाग लगाना, तो हम इसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। क्लियर? हाँ जी सर। सेल रेशियो बेटा, बैड डेट, बैड डेट किसके अकॉर्डिंग होता है, सेल। जिस पीरियड में ज्यादा सेल होगी वहाँ बैड डेट भी क्या हुए होंगे, ज्यादा। तो बैड डेट ऐसा थोड़ी कि टाइम के बेसिस पे होंगे। मान लो आपने जनवरी में काम नहीं किया, क्या फिर भी बैड डेट हो जाएंगे? ये कोई फिक्स अमाउंट थोड़ी है, पैसा डूबना ही डूबना है। तो बैड डेट किसके अकॉर्डिंग होगा, सेल्स। डिस्काउंट, डिस्काउंट किसके अकॉर्डिंग होता है, सेल। सेल होगी तो डिस्काउंट दिया जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड लिख दो इसके आगे। तो कैरेज आउटवर्ड किस रेशियो में चलेगा आपका, सेल के रेशियो में। एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग कमीशन या ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बेटा आपका एक एजेंट है, उसको आपने कह रखा है कि इंडिया में अलग अलग जगह जाकर हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करो। बेटा आपने के एक मैनेजर रखा जो इंडिया के हर कोने में जा जाकर आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी बढ़ा रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि आपने उस मैनेजर को बोला कि जाओ तुम्हारा खर्चा हम बियर करेंगे, तुम भारत भ्रमण पे चले जाओ। वो किस लिए घूम रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए घूम रहा है। और अगर हमारे प्रोडक्ट को वो प्रमोट करेगा, दैट मीन्स वो कौन सा खर्चा हो रहा है यहाँ पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो रहा है। तो जितना ज़्यादा वो घूमेगा उतना ही ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रमोशन होगा। और जितना प्रमोशन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, सेल। तो सेल का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ है आपका ट्रैवलिंग कमीशन के साथ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अगर आप सेल करोगे तभी तो खर्चा होगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी सेल्स पे डिपेंड करता है। सेल्स प्रमोशन वगैरह के जो खर्चे हैं ये भी आपके सेल्स के रेशियो में बटेंगे। क्लियर है? तो आपको क्या क्या समझ में आया, मैंने आपको बताया कुछ खर्चे जो टाइम में बांटे जा सकते, कुछ खर्चे जो सेल्स रेशियो में बांटे जा सकते। क्लियर है? अगला, कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी बनने से पहले होते थे, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो खर्चे हो ही नहीं सकते। जैसे पार्टनर सैलरी। बेटा पार्टनर कभी कंपनी में होता है क्या, ये बताओ। पार्टनर कहाँ पर हुआ होगा, पार्टनरशिप फॉर्म में हुआ। तो पार्टनर को जो सैलरी दी है कहाँ जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, वो प्री पीरियड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कब दिया जाता है, बोलो बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में तो दिया जाता है। तो ये खर्चा भी कब हुआ होगा, बिफोर इनकॉर्पोरेशन की आफ्टर इनकॉर्पोरेशन की, दोनों बिफोर। तो कहाँ चला जाएगा, प्री पीरियड में ले जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी कहाँ जाएगा, प्री पीरियड में। पोस्ट पीरियड में क्या क्या आता है, जैसे डायरेक्टर। बेटा डायरेक्टर कभी फर्म में नहीं होता, डायरेक्टर किस में होता है, कंपनी। तो डायरेक्टर को फी देना, डायरेक्टर को रेम्युनरेशन देना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पे करना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स देना, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे खर्चे किस में चले जाएंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है कंपनी बनाने के खर्चे, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस होते हैं बेसिकली, इनिशियल एक्सपेंस को कहते हैं। अब बेटा एक बात हो, क्या डिवेंचर्स, क्या डिवेंचर पार्टनरशिप फर्म इशू कर सकती है, हाँ या ना में जवाब दो। अरे भाई डिवेंचर पार्टनरशिप फर्म इशू कर सकती है क्या, नो। तो डिवेंचर को किसने इशू किया होगा, तो उसका इंटरेस्ट भी कौन बियर करेगा, कंपनी। प्रोविजन फॉर टैक्स भी कंपनी पे लगेगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? अब नोट लिखो। ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका, वो यहाँ पे वैसे तो सेल्स रेशियो में डिवाइड होना चाहिए।
ठीक है, अब अगला लिखो। और लिखना ऑडिट फी। अब ऑडिट फी दो तरीके की हो सकती है, अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट, अगर ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट हुई है तो, और अगर ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 44A भी है इनकम टैक्स में। अगर बेटा ऑडिट हुई है आपका कंपनीज एक्ट के अंदर तो ये चुपचाप चला जाएगा पोस्ट पीरियड में। अदरवाइज सेल्स रेशियो में इसे डिवाइड किया जाएगा। चलो नोट कर लो जल्दी से। अगर आपकी ऑडिट जो हो रही है, ऑडिट पे बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो फी चार्ज की होगी, यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं आपको बता दूं स्टेटीमेट कभी कुछ भी कर देता है, मैं आपको जैसा बोलूँगा आपको वैसा ही करके आना, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपके पेपर में ऑडिट आया है ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट है, यानी ऑडिट करवाना जरूरी था ड्यू टू कंपनीज एक्ट, इसका मतलब ये ऑडिट किसके लिए कंपलसरी था, पार्टनरशिप फर्म के लिए या उस कंपनी के लिए। तो ये खर्चा किसका होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए। तो कंपनी के खर्चे कहाँ चले जाएंगे, पोस्ट पीरियड में। अगर वो कहता है कि हमारा ऑडिट हो रहा है, बेटा जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे उसमें एक चैप्टर आता है पीजीबीपी करके, उस चैप्टर के अंदर आता है सेक्शन नंबर 44AB, वहां पर ऑडिट होती है ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। और उस इनकम टैक्स का ऑडिट को अगर आपको करवाया जा रहा है, यानी अगर आप इनकम टैक्स की वजह से ऑडिट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं सेल रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है 44AB ये टर्नओवर बेसिस पे बताता है कि इतनी टर्नओवर है तो ऑडिट करवाना कंपलसरी है। इसलिए 44AB के अंदर अगर ऑडिट हुआ है तो वो ड्यू टू टर्नओवर हुआ है, और बेटा अगर वो टर्नओवर की बदौलत हुआ है तो याद रखना कौन सा रेशियो लगने वाला है, सेल्स रेशियो अप्लाई होगा। हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, अगला लिखो नोट, लिखो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन। अब ये क्या होता है सर, इसे पहले समझ लेते हैं। चलो 5 मिनट सुन लो, शायद आपको समझ आ जाए मेरी बातें। पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि परचेज कंसीडरेशन होता क्या है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं पढ़ा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन। बच्चे का डाउट आता है कि ये किस तरीके का पॉइंट है सर, आप ये बताओ पहले। देखो बेटा एक बात बताओ, एक चलता हुआ बिजनेस था जिसका नाम एक पार्टनरशिप फर्म, उस चलते हुए बिजनेस को हमने खरीद लिया, हमने यानी कंपनी ने खरीद लिया। आप समझने की कोशिश करो, चलते हुए बिजनेस का नाम क्या था, फर्म था, उसको किसने खरीदा। अब जरा सोचो, जिस दिन हमने उसे एक्वायर किया वो क्या कहलाती है, डेट ऑफ क्या कहलाती है, टेक ओवर। तो जिस दिन हमने जिसके बिजनेस को खरीदा, ईमानदारी से बताओ उस दिन सामने वाले को पैसे दे देने चाहिए थे कि नहीं दे देने चाहिए थे, नहीं समझे सर। बेटा आपका एक बिजनेस है, आज मान लो 1 जुलाई है, मैंने आज तुमसे एक्वायर किया, मैंने बोला लाओ मेरे को दे दे बिजनेस, आप मान गए। आपने बोला सर 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मैंने बोला हो ही दे दूंगा। तो लॉजिकल बात करो, ये 50 लाख मुझे आज ही देने चाहिए या डिले करना चाहिए। सर जब बिजनेस आज खरीद रहे हो तो आज ही पेमेंट करना चाहिए। मैंने 6 महीने तक पैसे नहीं दिए, ये बताओ 6 महीने बाद जब मैं तुम्हें पैसे दूंगा 50 लाख, क्या 50 लाख ही लोगे या कुछ और भी मांगोगे। आप क्या कहोगे, सर 50 लाख रुपए तो हमारा कंसीडरेशन है, आपने उस कंसीडरेशन के पेमेंट में डिले कर दिया, आपने बेवजह 6 महीने तक हमें लटका के रखा, 6 महीने बाद आप पैसे दे रहे हो, तो सर आपको 6 महीने का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन। अब आपके पेपर में दिया होगा इंटरेस्ट ऑन पीसी यानी परचेज कंसीडरेशन।
अब बच्चे को समझ नहीं आता इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन का क्या करना है, तो मैं बताता हूं क्या करना है। ध्यान देना 1 मिनट के लिए, अभी लिखना नहीं है, अभी रुक जाओ। ये आपका ईयर है, मान लो 1 अप्रैल, ओके, और ये मान लो 31 मार्च है, मान लिया दोनों को 1 अप्रैल और 31 मार्च। ध्यान लगाओ यहाँ पे। हाँ सर, बेटा ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई। कंपनी कब बनी, जल्दी बोलो, 1 जुलाई। और एक्चुअल पेमेंट जो हुआ वो मान लेता हूँ यहाँ हुआ है, बात ही नहीं, यहाँ ध्यान दो बेटा। एक्चुअल पेमेंट मान लेते हैं 1 अक्टूबर को, कब हुआ है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सुन लो। 1 अप्रैल को बोला जाता है DOT यानी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसे क्या बोला जाएगा, DOI यानी क्या बोला जाएगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इसे क्या बोला जाएगा, एक्चुअल पेमेंट। अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ सुनना है। यानी मैंने सामने वाले से बिजनेस खरीद कब लिया, 1/4 को, और बंदे को मैं पेमेंट कब कर रहा हूं, 1/10 को, 1 अक्टूबर को कर रहा हूं। और कंपनी कब बन गई, तो मैं आपको बता दूं अकाउंट यहां पर क्या करना है। 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का जो इंटरेस्ट है ना, ये पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो तो चला जाएगा प्री पीरियड में। कहां चला जाएगा, जल्दी बोलो, इसे मान लिया जाएगा प्री पीरियड। और इसके बाद का ये जो है ना, इसे कहां लेके चले जाएंगे, इस खर्चे को ले जाएंगे पोस्ट पीरियड में। तो क्या समझ में आया, अब मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि डेट ऑफ टेक ओवर से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट कहां जाएगा, प्री में, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर एक्चुअल पेमेंट का कहां जाएगा, कहां जाएगा, पोस्ट पीरियड में जाएगा। समझ गए क्या बात को, तो क्या समझ में आया, बनने से पहले तक का है तो प्री, बनने के बाद भी अगर हमने डिले कर रखा है तो कहां चला जाएगा, पोस्ट। अब इस डायग्राम को नोट करना, करो जल्दी। तो डेट ऑफ टेक ओवर से लेकर अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहां चला जाएगा, प्री पीरियड में चला जाएगा, नोट कर लो। और उसके बाद का ये जो अमाउंट है कहां चला जाएगा, पोस्ट पीरियड में। बताओ समझ आया कि नहीं आया। तो बेटा आपको क्या समझ में आया, टाइम रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता, समझ आ गया। सेल्स रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता, समझ आ गया। टाइम रेशियो कैसे निकाला जाएगा वो भी समझ में आ गया। सेल्स रेशियो कैसे निकाला जाएगा वो भी समझ में आ गया। कौन से ऐसे खर्चे जो सिर्फ प्री पीरियड में ट्रांसफर होंगे, कौन से ऐसे खर्चे जो सिर्फ पोस्ट पीरियड में जाएंगे, कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनके लिए अलग बेस लगाना पड़ेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, ऑडिट फी, इनके लिए आपको स्पेशल कंसिडरेशन देने पड़ेंगे, अलग से पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो बोलो। अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट और अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? अब आपको क्या समझना बेटा, एग्जाम में प्रॉब्लम आती है तो कैसे डील करते हैं। तो एक बात आप समझ लेना भी, यहाँ से इधर बेटा ट्रेडिंग अकाउंट समझो, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया। अगर बाई चांस अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो पहला काम होगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। क्या करने का सर, हम समझे नहीं। तो अभी हम आपको स्टेप्स बता देता हूँ कैसे चलेंगी प्रॉब्लम्स। स्टेप नंबर 1, ऐसे रटने वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
पहला काम होगा स्टेप नंबर 1 लगाने का, और ये स्टेप पता है किस चीज़ के लिए है? ये है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। तो मैं इसे कह सकता हूँ नॉट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसे कैसे डील किया जाता है, तो आप इसे समझ सकते हो। अगर गिवन इन प्रॉब्लम है तो आप इसे क्या कर देना, सेल्स रेशियो में बांट देना। समझ गए? अगर वो नहीं दिया हुआ तो क्या करना है? अगर सर वो प्रॉब्लम में नहीं दे रहा तो सर कैलकुलेट हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे सर? इसके लिए हम ट्रेडिंग बनाएंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 12 मंथ्स बनेगा। कितने महीने के लिए? यानी ऐसा नहीं ये ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ बनेगा। एक साथ का मतलब समझ गए? पूरे बिजनेस का। इसमें पूरे बिजनेस की आपकी टोटल ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा, आपका परचेजेस भी आ जाएंगी, आपका सेल्स भी आ जाएगा, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाएंगे, आपका जीपी भी आ जाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। करो, नोट करो। यानी अगर हमारे पेपर में ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है तो किससे काम चला लेंगे? जो जीपी दिया हुआ वो हमारे काम आ जाएगा। अगर बाई चांस, देखो ये समझने वाला पॉइंट आप समझो, अगर आपको जीपी नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले जीपी ढूंढो। आपने एक चीज नोटिस नहीं की यहाँ पे, क्या सर? मैंने आपको इतनी सारी बातें लिखवाई, मैंने इसमें एक भी बात नहीं लिखवाई ओपनिंग स्टॉक को किस रेशियो में बांटेंगे, परचेज को किस रेशियो में बांटेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को किस रेशियो में बांटेंगे, सेल्स को किस रेशियो में बांटेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को किस। तो बेटा ये डिवाइड ही नहीं होगी। यहाँ सिर्फ हम उन खर्चों को बांटेंगे जो कहां पर आ रहे होंगे, पी एंड एल अकाउंट में। क्या बोला मैंने? जो पी एंड एल में आ रहे हैं। यानी आपको ये समझना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट पूरे बिजनेस का एक साथ कैलकुलेट करना है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट नहीं करना कि प्री का कितना और पोस्ट का कितना। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट फुल ईयर का दिया हुआ है तो आप उससे काम चला लो। अगर नहीं दिया हुआ तो एक बढ़िया सा ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करो, उस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाकर आप सारी बातें डील कर लो यहाँ पे। तो ये देखो, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ये सारी बातें क्लियर। अब देखो इतनी बातें हमने बातें की हैं, बट अब सबसे ज़रूरी बात है कि हम प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करेंगे, पेपर में प्रॉब्लम कैसी आती हैं। तो हम आपको अब थोड़ा सा पेपर से रिलेटेड बातों पे लेकर चलते हैं बेटा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। प्रॉब्लम नंबर 11 यहाँ से देखेंगे सभी बच्चे, पढ़ेंगे। ये मई 2014 के पेपर में आया हुआ 10 नंबर में, मई 2014 10 मार्क्स। अब हैरान हो जाओगे, कुछ भी नहीं करना, इतनी आसान प्रॉब्लम है। आप बस मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। सबसे पहले पढ़ो क्या कह रहा है। स्नेहा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, एक कंपनी है, ध्यान दो यहाँ पर, कब बनी वो? 1 जुलाई 2013 को।
तो 1 जुलाई 2013 को क्या बोलेंगे? डेट ऑफ टेक ओवर या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उसने क्या किया? रनिंग बिजनेस खरीदा किसका? अतुल एंड सन्स का। और कब से खरीदा बेटा? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2013 से लेकर 1 जुलाई 2013 के पीरियड को क्या बोलते हैं? प्री पीरियड। और ड्यूरिंग 13-14 द टोटल सेल्स है 24 लाख। सेल कितनी है बेटा? 24 लाख, जिसमें से 4,80,000 कितने महीने की है? 6 महीने की। अब बच्चा जल्दबाजी में यहाँ गलती करेगा, मैं बताऊंगा क्या गलती करेगा। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना बताया? 3,80,000। और एक्सपेंस बता रहा है क्या क्या? डायरेक्टर फी किस रेशियो में बांटोगे? अरे डायरेक्टर फीस को टाइम, कॉस्ट या किस रेशियो में? ये जाएगा कॉस्ट में सर। बैड डेट का सेल से रिलेशन होता है। एडवर्टीजमेंट सेल में होता है ना, बरोबर, बट सेल में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ब्रैकेट पढ़ो। अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, इस पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हमने, और जहां पर मंथली कितना जा रहा है? बेटा देखो, मैंने पहले ही कहा था, जो मैं ऊपर लिखवा कर लाया था वो बेसिक बातें थी। अगर प्रॉब्लम कुछ और बोलेगा तो मेरा कंसेप्ट जो था वो गलत हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम में साफ साफ क्या लिखा हुआ है? हर महीने कितने रुपए जाने हैं। तो अब ये सेल रेशियो में नहीं बटेगा। अब ये एक्चुअल एक्सपेंस पता है, टाइम रेशियो लग जाएगा एक तरीके से कह दो। सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस, टाइम। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टाइम, सेल, प्री, कॉस्ट। अब कुछ बच्चे कहते सर प्रीलिमिनरी था इसलिए प्री दिखाई दिया तो हमने प्री में ले गए। मैंने अभी समझा था, कंपनी बनने का खर्चा है, देखना नहीं है, कहाँ जाएगा? पोस्ट पीरियड में। अगला, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे मान लो कंपनी ने बीजेपी वालों को डोनेशन दे दी। अब बेटा डोनेशन देने वाला कौन है? अतुल है कि कंपनी है? कहाँ जाएगा? और अगर वो कहता पार्टनरशिप फॉर्म नहीं दिया तो कहाँ जाएगा? अब ये मत कहना सर दोनों ही देते हैं, तो ऐसा जनरली होता नहीं। कि ऐसा नहीं है कोई हफ्ता बांध दिया तुमने कि बीजेपी वाले को हर महीने 2,000 रुपये देने ही देने हैं, ऐसा नहीं है, समझ रहे? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। टाइम रेशियो कैसे लगा देंगे? इलॉजिकल बात हो जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? अगर आपको प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट अलग निकालने, नोटिंग करनी नहीं है, मैं पहले मना कर देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 11 है, आराम से पहली प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूँ 10 नंबर में आई हुई प्रॉब्लम है, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है और बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है। तो देखो, सबसे पहले आपको पिछली क्लास में बता के पढ़ा दिया था मैंने, टाइम रेशियो ढूंढना जरूरी है, राइट? तो आपको कुछ भी नहीं करना, टाइम रेशियो में मंथ काउंट कर लेने हैं। किस किस के मंथ काउंट करने सर? एक तो ये देखो भाई प्री पीरियड में कितने, और एक ये देखो बेटा पोस्ट पीरियड में कितने। बस यही तो अपना काम है। चलो देखते हैं। तो फिर आ जाओ, प्री पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल से। कब खत्म हुआ? 1 जुलाई। तो कितने महीने आ गए? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितने महीने? 3 मंथ्स आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने आ जाते हैं? 9 महीने। क्लियर हो रही है बातें? इसको रेशियो में बदलोगे तो कितना आएगा? 1:2। ये क्या कहलाएगा? टाइम रेशियो कहलाएगा। इसी के साथ दूसरा काम क्या करना है? सेल्स रेशियो। अब अगर हम बात करें सेल रेशियो की, बहुत आसान है, बट यहाँ पर बच्चा फिर भी गलती करता है। वो ना इतना दिमाग लगाता ही नहीं है। वो पता है क्या कहता है? वो कहता है टोटल सेल कितनी है? 24। वो कहता है 480 कितने महीने की है? वो कहता है 19,20,000 और 480 का रेशियो निकाल लेता है। नहीं समझे सर? बेटा वो ऐसे कर लेता है। वो कहता है 4,80,000 प्री पीरियड की है और 19,20,000 कौन से पीरियड की है? पोस्ट पीरियड की। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हो? तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। रीजन, ये 4,80,000 ये 6 महीने की है और प्री पीरियड में सिर्फ कितने महीने हैं? 3 महीने हैं। ये बात याद रखना हमेशा। क्लियर है ना? तो ऐसे समझो, प्री पीरियड की सेल्स कितनी? बहुत आसान है। अगर कंपनी बनने से पहले की सेल जाननी है, हमें प्रॉब्लम में बोला है कि 4,80,000 स्टार्टिंग के 6 महीने की। स्टार्टिंग के 6 महीने का मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर।
बट हमारी कंपनी कब बन गई? 1 जुलाई को। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से और 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हमारे लिए तो सेल सिर्फ कितनी है? 2,40,000। बोलो समझ आया कि समझ नहीं आया? जल्दी बोलो। और इसके बाद में पोस्ट पीरियड आता है। अगर मैं बात करूं पोस्ट पीरियड की, तो बेटा हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 4,80,000 6 महीने की थी, जिसमें से 3 महीने तो कहाँ चले गए? प्री में, और बाकी के 3 महीने कहाँ आ गए होंगे? पोस्ट पीरियड में। और 24 लाख रुपए की टोटल थी, जिसमें से 480 हटा भी देते हैं तो भी अभी भी कितनी सेल बची हुई है? 19,20,000। और वो 19,20,000 भी यहाँ पर आ जाएगी। हाँ या ना? निकालो कितना आ रहा है? 21 लाख। इसको शॉर्टकट में बदल दो, 1:9, 1:9 आ गया। आ गया ये? ठीक है सर। तो क्या क्या आ गया? टाइम हमारे पास आ गया, सेल हमारे पास आ गया। अब सर हमें क्या करना है? अब बेटा आपको एग्जाम में ना सॉल्यूशन इस तरीके से देकर आना है, देख लो एक बार। बेटा टोटल सेल है 24 लाख, जिसमें से स्टार्टिंग के 6 महीने की कितनी है? तो 24 में से 480 हटा दोगे तो कितनी है? तो ये तो पूरी की पूरी पोस्ट में। बट ये 480 में से भी प्री में तो सिर्फ 3 ही महीने है ना, तो बाकी के 3 महीने भी किस में चले जाएंगे? तो 480 को 6 से डिवाइड करके बची हुई 3 महीने की पोस्ट में ले आया मैं। स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमें एग्जाम में बनाकर आना है। ये कैसे बनेगा एक बार देख लो। बहुत आसान सा स्टेटमेंट होता है। इसमें हमें 2-3 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। प्री का अलग बनाएंगे, पोस्ट का अलग बनाएंगे और एक बेसिस का अलग बनाएंगे। इस तरीके का मैं एक फॉर्मेट बनवा रहा हूँ, एक बार देख लो क्या असर इसके अंदर। ऐसे समझ लो, एक कॉलम आएगा प्री का, एक किसका आएगा? पोस्ट का, और एक किसका आएगा? और एक किसका आएगा? ये कुछ नहीं है, पी एंड एल है बेसिकली। और पी एंड एल तुम्हें मालूम है कैसे बनते हैं। सबसे पहले इनकम, फिर क्या आते हैं? एक्सपेंस आते हैं। यानी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। अगर मैं इनकम्स की बात करूँ तो यहाँ पर एक ही इनकम है, मालूम है क्या उसका नाम? ग्रॉस प्रॉफिट। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट बेटा, प्रॉब्लम में गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होता है? सेल्स रेशियो में होता है ना। तो सेल रेशियो मालूम है तुम्हें कितना है? 1:2। कैलकुलेटर निकालो सभी बच्चे अब जल्दी से, और कैलकुलेट करके बताओ। ये रहा 3,90,800। इसको 1:9 में बांटो। करना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम करो। अरे भाई क्या कर रहे हो? कैलकुलेटर कहाँ तुम्हारा? घर पे नाल तुम्हारा खरीदा ही नहीं अभी। ये तो नालायक लाता ही नहीं, मैं तो आज नहीं लाया जानबूझ के। ये सही है। कितना आ रहा है? 39080 और दूसरे का 351720। यार इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसका टोटल लगा देता हूँ। इसे मैं नाम दे दूंगा टोटल इनकम का। किसका नाम दे दूंगा? इसे बोला जाता है टोटल इनकम। 39080 और 351720। बस खत्म। अब आ जाते इनकम के बाद में क्या आएगा? सेकंड एक्सपेंस। चलो अब एक एक करके सारे खर्चों पे नजर डालते हैं। जैसा कि डायरेक्टर फी आपने बताया, कहाँ जाना है? ऐसे पहले लिखूंगा डायरेक्टर फी। बेसिस में क्या लिख दूंगा? सर ये तो पूरा कहाँ जाना है? तो प्री में कुछ भी नहीं, पोस्ट में कितना चला जाएगा? 30,000। क्लियर हो रही है बातें? अगला पढ़ो, बैड डेट। बैड डेट को किस रेशियो में बांटना है? अरे भाई बैड डेट सेल के रेशियो में। सेल का रेशियो क्या है? 1:9। डिवाइड करो 720 6480। अगला पढ़ो, एडवर्टीजमेंट 24,000 है, तो एडवर्टीजमेंट पे तो टाइम रेशियो लगा देंगे। टाइम रेशियो क्या है तुम्हारा? 1:3। तो 1:3 में बांटो, कितना? 6,000 और 18,000।
समझ आ रही हैं बातें? अगला सेल्स नहीं सैलरीज है बेटा, सैलरी 1:3 में बांटना है। कितना? नहीं 32 तो नहीं है शायद, 32 आ रहा है, 1,28,000 है। अच्छा 32,000 बोल रहे हो क्या? 32,000 और 96,000। अगला प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कोई टाइम वाइम का चक्कर नहीं है, कहाँ ले जाएंगे? पोस्ट। कितने? अगला डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशंस कितना है? 10,000 ना, कॉस्ट में चला जाएगा। टोटल लगाओ जल्दी से। $38,000। अब बोलो 170,480। आपको पिछली क्लास में बताया था, सुन लो। कंपनी बनने से पहले का प्रॉफिट कैपिटल नेचर का होता है कि रेवेन्यू नेचर का? और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता था? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर होता था? कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट यानी कैपिटल रिजर्व। ये आपका कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा निकाल लो। यहाँ पे A माइनस बी करना है। तो इनकम थी 39,080 और खर्चे ये तो कितना आ रहा है बता दो जल्दी से। और दूसरा आ जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। दूसरे में बताना है कितना है रेवेन्यू प्रॉफिट A माइनस बी 181,240। ये बेटा आपका आंसर है। अब बताओ तुम्हें समझ आया कि समझ नहीं आया? ये प्रॉब्लम आई हुई है पेपर के अंदर, बहुत आसान प्रॉब्लम है ये, समझ लो चैप्टर की सबसे इजी प्रॉब्लम है। करना ऐसे ही है सारी प्रॉब्लम, उसमें कोई डाउट नहीं। जल्दी से आप इसे नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया क्या नोट बेटा? समझ में आ गया? देखो सिर्फ यहाँ पे टाइम और सेल्स रेशियो सही से कैलकुलेट करने आना ज़रूरी है। अगर टाइम और सेल रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर लेंगे। जी हो गया। आ जाओ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। पढ़ते हैं नई प्रॉब्लम। 5th नंबर, रामा उद्योग लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन अगस्त 2008। बेटा रामा उद्योग के नाम से कंपनी बनी है अगस्त 2008। अगस्त 2008 को क्या बोलोगे? डेट ऑफ टेक ओवर या इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन। इट हैड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी। बच्चे के मन में डाउट आएगा कि सर पहले भी कंपनी थी और अब भी कंपनी है, ये प्रायर इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में आ कैसे गए? तो मैं उन लोगों को बता दूं ये पहले कंपनी नहीं है। सर साफ साफ तो लिख रहा है बेटा, कंपनी वर्ड तो कोई भी लगा सकता है। हिंदुस्तान में कंपनीज के आगे पीवीटी और एलटीडी लिखना पड़ता है। पीवीटी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड और एलटीडी का मतलब लिमिटेड कंपनीज आती है। यहाँ पर आप कहाँ खोए हुए हो? तो आप अगर ये सोच रहे हो कि ये पहले भी कंपनी और बाद में भी कंपनी, तो आप गलत सोच रहे हो। ये रामा एंड कंपनी बेटा पार्टनरशिप फर्म भी अपने नाम के साथ क्या लगा सकती है? एंड कंपनी। कंपनी वर्ड का मतलब होता है दो लोगों का मिलना, यानी दो लोग अगर जब मिल जाते हैं वहां कंपनी बन जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट होगी। और यहाँ पर ये पुराने जो फॉर्मेट था ये कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं होगी, कोई पार्टनरशिप रही होगी और उसको हमने कंपनी में बदल दिया। डाउट क्लियर है या नहीं है? इसका मतलब ये पहले से कोई कंपनी नहीं है। कब से खरीदा? 2008। ड्यूरिंग 2008-2009 द टोटल सेल्स वर 36 लाख, 36 लाख रुपए की सेल है। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर, पहले 6 महीने में, वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर। यानी पहले 6 महीने में जो टर्नओवर थी वो कितनी थी? पढ़ो बेटा ढंग से। पहले 6 महीने में टर्नओवर आधी थी और बाद वाले 6 महीने में टर्नओवर कितनी होगी? बाद वाले में भी आधी कैसे होगी? बाद वाले में डबल हो गई। ढंग से पढ़ो। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर, यानी स्टार्टिंग के 6 महीने, वर आधी है किसका? देवर इन द लेटर हाफ ईयर। यानी पहले 6 महीने में बाद वाले 6 महीने के कंपैरिजन में सेल कितनी है? इसका मतलब अगर पहले 6 महीने में x रुपीस की टर्नओवर है तो बाद वाले 6 महीने में क्या होगा? 2x होगा। क्लियर? और पहले 6 महीने में अगर 100 रुपए के तो बाद वाले में कितनी होगी? 200 रुपए की। क्लियर? नेट प्रॉफिट बता रहा है कंपनी का 2 लाख। बेटा हमें नेट प्रॉफिट चाहिए होता है या जीपी चाहिए होता है? जीपी। कह रहा नेट प्रॉफिट है बट उसमें से ये खर्चे माइनस हो चुके। तो एक बात बताओ, अगर मैं नेट प्रॉफिट में ये सारे खर्चे फिर से प्लस कर दूं, ये सारे खर्चे फिर से प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। कह रहा प्लीज आइडेंटिफाई करो प्री एज वेल एज पोस्ट प्रॉफिट। करेंगे अभी, बट इससे पहले हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने जरूरी है। जैसे सर सबसे पहले टाइम और सेल्स रेशियो बेटा। तो आप यहां से देखेंगे बातें नहीं। 1 अप्रैल और 31 मार्च ये आपका पीरियड है। अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात करूं मैं
तो कंपनी कब बनी? 1 अगस्त को बनी है, ये रहा 1 अगस्त, ठीक है। ये वाला जो पीरियड है ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा प्री में, और ये किस में आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा पोस्ट पीरियड में। एक है प्री और एक पोस्ट है। अब जरा समझने की कोशिश करो, कंपनी बनने से पहले कितने महीने रहे होंगे? अप्रैल 1, मई 2, सॉरी हाँ ठीक है, अप्रैल मई जून और जुलाई, या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्लियर होती जा रही हैं बातें? तो अगर हम टाइम रेशियो की बात करें तो खत्म भी हो गया। क्या निकल कर आया टाइम रेशियो आपका? टाइम रेशियो सर हम कह सकते हैं प्री पीरियड का। कितना बोलोगे प्री पीरियड का? 4 मंथ। और पोस्ट पीरियड का? पोस्ट पीरियड का 8 महीने। 1:2 कितना आया? बोलो हाँ या ना? एकदम क्लियर है? आगे चलो, क्लियर है तो अब आगे की बात करते हैं। सेल्स के बारे में क्या कह रहा था? अभी नोटिंग मत करो। सेल्स के बारे में क्या कह रहा था? पहले 6 महीने में सेल क्या है? आधी है। किसके कंपैरिजन में? तो पहले तो एक बात बता दूं, 6 महीने कहाँ तक है? कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं तो उनको समझ लेना चाहिए। 6 महीने बेटा यहाँ खत्म हो रहे हैं, यहाँ। यानी एक बात समझो, अब कंपनी बनने से पहले के 4 महीने और कंपनी बनने के बाद के 2 महीनों में सेल्स क्या थी? आधी थी। किसका कंपैरिजन में? बाद वाले 6 महीने की कम। तो एक बात बताऊं आपको, अगर आप यहाँ x रुपीज, यहाँ x रुपीज और यहाँ x मानोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। 2x 2x और हाँ या ना? समझे? सर हम बाद वाले पीरियड को x मान ले तो क्या हो जाए? अगर तुम बाद वालों को x मानोगे तो पहले वाले कितना हो जाएगा? 0.5x कह दो या 1/2x कह दो, बात तो बराबर ही है, आधी हो जाएगी ना। तो यहां से क्या आने वाला है तुम्हारा? सेल्स रेशियो। बताओ जल्दी से, सेल्स रेशियो में क्या आएगा? सर प्री पीरियड आएगा। तो प्री पीरियड में कितने x काउंट करोगे? 1 2 3 4। कितने x हैं? 4x। और पोस्ट पीरियड है बेटा, पोस्ट पीरियड में आएंगे पहले तो 2x और 2 + 12 है क्या? 12 हो गए ना। 12 + 2 कितने हो गए? 14x। तो रेशियो क्या निकल कर आया? 2:7। हाँ या ना? अरे भाई 2:7 समझ आ गया। 2/7 क्लियर है। तो सर हमें टाइम रेशियो पता चल गया, हमें सर सेल्स रेशियो भी पता चल गया। अब क्या करें? अब हमें जीपी नहीं पता इस प्रॉब्लम में, समझ गए? तो कैलकुलेशन ऑफ जीपी कैसे करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, नेट प्रॉफिट के अंदर क्या कर सकता हूं मैं? प्लस कर सकता हूं ऑल एक्सपेंस। हाँ या ना? ऑल एक्सपेंस प्लस कर सकता हूं। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है यहां पर? बेटा जल्दी बताओ, नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट बेटा 2 लाख आएगा। उसमें सारे एक्सपेंस प्लस कर दो 1 बाय 1 करके, जैसे डेप्रिसिएशन, ऑडिट फी, डायरेक्टर फी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑफिस, सेलिंग, इंटरेस्ट। अब सारे खर्चे एक एक करके बोलो। तो पहले 1,08,000 बोलो बोलो। अगला क्या है बेटा? सारे खर्चे बोलते जाओ ना। 15। अगला 50,000। अगला कितना है? 12,000। अगला 78,000। अगला 72। अगला 5,000। टोटल लगा दो कितना है? 5,40,000। ये क्या कहलाएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करोगे? यहां पर सेल्स के रेशियो में। क्लियर है बातें? अब बेटा आपका सॉल्यूशन तैयार होगा इस तरीके से, और इसमें कितने कॉलम्स तैयार करने वाला हूं? वही कॉलम सर
एक टाइम का, सॉरी एक प्री का, एक पोस्ट का, और एक किसका मानेंगे, एक रेशियो का मान लेंगे। तो पार्टिकुलर्स यहाँ पे आएगा रेशियो, किस रेशियो में बांटना है, यहाँ पर आएगा आपका प्री और यहाँ पर आ जाएगा आपका, बोलो क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। सबसे पहले किसको बांटना है, सबसे पहले सर इनकम को डिवाइड करना है। इनकम को जब बांटने लगा तो सबसे पहले क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है तुम्हारे पास, 5,40,000। अरे भाई 5,40 अभी भी निकाला है ना यहाँ पे, 5,40 उसे 2:7 के रेशियो में बांट दो बेटा, जल्दी से बांटो 2:7 में। कोई दिक्कत नहीं, उसको भी डील करेंगे, अभी सारे खर्चे जोड़ दो आप, 31 अगस्त हो कुछ भी हो, ठीक है। आप एक बार मेरे को कैलकुलेशन करवा दो। अरे भाई तुम सब नोटिंग कर रहे हो, 1,20,000 और 4,20,000। अब बुक पे आ जाओ एक बार, अभी नोटिंग नहीं, बुक पे देखो पहला पॉइंट पकड़ो। अगला क्या, ये 1,08,000 किसका खर्चा है, 1,08,000 क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस रेशियो में बटेगा, टाइम, 1:2 में डिवाइड करो बेटा। 1,08,000 को 1/2 में बांटो, कितना कितना आएगा, कितना कितना, 36,000 और 72,000, ठीक है। अगला क्या आ रहा है, बुक में देखो। अब यहां पर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर, देखो इस ऑडिट फी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैं आपको एक लॉजिकल बात बता दूं, इसे कंपनीज ऑडिट मानना है। कौन सा ऑडिट मानना है, लिखना नहीं है बुक में, कंपनीज ऑडिट। आपका जो स्टडी मटेरियल आया है ना नए वाला, उसमें उन्होंने समझदारी दिखा दी, उन सब के साथ उन्होंने पता है क्या लिख दिया, टैक्स ऑडिट फी, टैक्स ऑडिट फी, टैक्स ऑडिट फी। तो वो उन्होंने किस में बांट रखा है, सेल्स में। बट मैं बेटा चेंज नहीं कर रहा बुक में, क्योंकि ऑडिट फी वर्ड है तो उसे कंपनीज ऑडिट मान लिया जाता है, इसलिए हम इसे कहाँ लेकर जाएंगे, कॉस्ट पीरियड में। आपके पेपर में अगर टैक्स ऑडिट फी लिखा हुआ आ रहा है तो आप उसे किस रेशियो में बांट के आ जाना, कॉस्ट में नहीं, सेल्स के रेशियो में। और मैं इसे कौन सा ऑडिट फी मान रहा हूँ, अभी तो बताया तुम्हें, ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट मान रहा हूँ मैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट पीरियड में। तो मैं इसे कॉस्ट में ले जाऊंगा पूरे 15,000। अगली आइटम पढ़ो। पेपर में अगर उसने टैक्स ऑडिट फी दिया है तब तो सेल रेशियो लगेगा, और अगर सिर्फ ऑडिट फी है तो आप उसे कॉस्ट में लेकर जाओगे, यानी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट ही माना जाएगा। अगला आइटम पढ़ो, डायरेक्टर फी। डायरेक्टर फी जाएगा सर, सॉरी कॉस्ट में, कितने रुपए, 50,000। अगली आइटम कहाँ जाएगा, कितने रुपए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अगली आइटम बोलो, ऑफिस एक्सपेंस, किस रेशियो में, ऑफिस बेटा किस रेशियो में, सेल में नहीं होता, टाइम में होता ऑफिस एक्सपेंस हमेशा। ऑफिस एक्सपेंस को बांटो टाइम रेशियो में, ऑफिस एक्सपेंस को डिवाइड करो, 26,000 और 54,000, 52, चलो कोई बात नहीं। अगला सेलिंग एक्सपेंस, कितना कितना है, सेलिंग एक्सपेंस सेल रेशियो में बटेगा 2:7, कितना कितना, 16,000 और 56,000। अगला बस इस पे वर्किंग नोट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन कहते हैं इसे। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आया टेंशन मत दो, यहाँ से पढ़ो, आराम से पढ़ना बेटा। इधर ध्यान दो, वेंडर बेटा उसे कहते हैं जिससे बिजनेस खरीदा जाता है। तो जिस आदमी से हमने बिजनेस खरीदा, ध्यान लगाकर देखेंगे सभी बच्चे, उससे बिजनेस खरीदा कब था, 1 अप्रैल। उस आदमी को पैसे भी कब दे देने चाहिए थे, और तुम उसे दे कब रहे हो, 31 अगस्त। कितना लेट कर दिया, फिर गलती करो, 5
अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 31 अगस्त हैं, तो 5 महीने। तो सामने वाले ने तुमसे क्या लिया होगा? 5 महीने का इंटरेस्ट लिया होगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको अभी तो पढ़ा कर लाया था कि अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ जाता है? प्री में जाता है। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक का तो कहाँ चला जाएगा? प्री में। और 1 महीने का कहाँ चला जाएगा? कॉस्ट में। तो सर हम कैसे करें? वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये लोग यहाँ ध्यान दोगे तो समझ आएगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन टोटल है 5,000 रुपी 5,000 और पीरियड कितना है इसके अंदर? 5 महीने, 5 मंथ्स। तो पर मंथ कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 5,000 डिवाइड अपॉन 5, यानी हर महीने का कितना? 1,000 रुपये। क्लियर है? अब आपको ये समझना है इसमें प्री कितना होगा। 1,000 अगर महीने का है तो 4 महीने में कितना रहा होगा? 4,000 रुपये। और 1 महीना पोस्ट पीरियड में आ रहा है, 1,000 इंटू 1 कितना आ जाएगा? अब बताओ समझ आया कि नहीं? तो प्री में कितना आएगा? 4 और पोस्ट में 1,000। टोटल लगाओ जल्दी से। टोटल एक्सपेंस आएंगे यहाँ पे। हाँ जी, लगाया किसी ने? 36, 26, 16 और 4 का टोटल लगाएंगे 82,000। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है वो कौन सा होता है? रेवेन्यू या कैपिटल? कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ए माइनस बी कर दो। कर रहे हो क्या? कितना है? हाँ जी, 38,000। और रेवेन्यू प्रॉफिट आ जाएगा, उसका टोटल लगा दो कितना रहे। पहले उधर का टोटल लगाया, खर्चों का टोटल लगाया नहीं लग रहा तुमने। $356 आ रहा है। $258 माइनस कर दो 4,20,000 में से 1,00,000। समझ आया कि नहीं आया? बताओ। स्टडी मेट का आंसर डिफरेंट मिलेगा। रीजन बता चुका हूँ ऑलरेडी, सुन लो फिर भी एक बार। इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पे कुछ अलग कर दिया है, वो लोग सुन लो एक बार। यहाँ बेटा जो ऑडिट फी है ना, मैंने इसे कंपनी चेक माना है, उन्होंने कंपनी चेक नहीं माना होगा। उन्होंने 5,000 यहाँ लिया होगा और 10,000 यहाँ लिया होगा। तो 5,000 से उनका कैपिटल प्रॉफिट कम आ जाएगा और रेवेन्यू प्रॉफिट 5,000 से क्या आ रहा होगा? बढ़कर आ रहा होगा। बट हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, आपको ऐसे ही करना है। तो आपने कहाँ तक नोट कर लिया ये बताओ? ये टाइम सेल रेशियो नोट हो गए? नहीं हुए? चलो तो इसे नोट करो जल्दी से।
हाँ जी, करो जल्दी से नोट। आपको इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन क्लियर हो गया ना, कैसे डील करना है। आपको इंटरेस्ट जो भी गिवन होगा उसको आपको देखना है कि कितने महीने प्री का है और कितने महीने पोस्ट का है। उसके बेसिस पे आप एक वर्किंग नोट तैयार करोगे और उसका आंसर बना दोगे। हो गया यहाँ तक नोट? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं फिर। प्रॉब्लम नंबर 1 देखो। बातें नहीं, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। ये प्रॉब्लम और भी बढ़िया है, पढ़ो क्या कह रहे हैं। X formed a limited private company under the name and style of EX Private Limited.
एक्स ने बेटा एक कंपनी बनाई EX प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, उसने अपना ये एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 1990, बट द कंपनी वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंटिल 1 जुलाई 1990, यानी 1 अप्रैल को बिजनेस खरीदा, टेक ओवर किया, बट इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? जुलाई 1990। कह रहा है अभी तक हमने कोई एंट्री पास नहीं की। इस बात का मतलब ये है कि हमने प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड को अलग अलग नहीं बांट रखा। कह रहा हमने अपनी बुक्स बना ली विदाउट ए ब्रेक अंटिल 31 मार्च। हमने ऐसा नहीं किया कि इनकॉर्पोरेशन से पहले का अलग कर लिया, आफ्टर का अलग कर लिया। कह रहा हमने तो सारी चीज़ें एक साथ रिकॉर्ड कर ली बेटा, तभी तो हमें बुलाया गया। अगर वो अलग अलग रिकॉर्ड कर ले तो हमारा काम क्या रहता फिर। कह रहा 31 मार्च के बैलेंसेस देखो, जल्दी से बताना, अब जवाब दोगे सभी बच्चे साथ साथ। यहाँ ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, क्यों दे रहा होगा? क्योंकि यहाँ जीपी नहीं दिया होगा। क्या ओपनिंग स्टॉक को डिवाइड करेंगे कि एक ट्रेडिंग बनाएंगे? ट्रेडिंग अलग अलग बनता है कि पूरे पीरियड का एक बनता है? तो हम ओपनिंग स्टॉक बनाएंगे, सॉरी ट्रेडिंग बनाएंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक ले जाएंगे। परचेज कैरेज आउटवर्ड किस रेशियो में बटेगा बेटा? कैरेज आउटवर्ड सेल से रिलेटेड है, सेल्स तो किस में बटेगा? सेल के रेशियो में। ट्रैवलिंग कमीशन, ऑफिस सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अरे बोलो सेल में कैसे होगा बेटा? एडमिन ऑफिस के खर्चों को ही कहते हैं, मैनेजमेंट के खर्चे, ये ऑफिस एक्सपेंस वगैरह किस रेशियो में बांटोगे? टाइम। रेंट टाइम, डायरेक्टर फी, फिक्स एसेट, टाइम या सेल? ये क्यों बटेगा पहले तो ये बताओ। फिक्स्ड एसेट, अभी डेप्रिसिएशन की बात नहीं करें, अपन फिक्स एसेट की बात करें। तो फिक्स एसेट यहां नहीं आएगा, बैलेंस शीट के आइटम है। करंट एसेट ये भी नहीं आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, सेल्स, सेल्स हाँ ट्रेडिंग में। करंट लायबिलिटी, एक्स की कैपिटल, बैलेंस शीट। सर हमें क्या लेना देना इनसे? 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक 44,000, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कांस्टेंट। कह रहा जीपी का परसेंटेज तो सेम है, बट मंथली सेल्स इन अप्रैल 1990 यानी 1990 में अप्रैल महीना और फरवरी 1991 और मार्च 1991 आर डबल द एवरेज मंथली सेल्स फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर। यानी ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि 3 महीने ऐसे हैं जहां सेल चेंज हुई है और बाकी के 9 महीने सेल क्या रही है? सेम, बट वो 3 महीने अलग अलग हैं। उसमें से 1 महीना तो किस में आ रहा है? 1 महीना तो आ रहा है प्री पीरियड में, और 2 महीने कौन से आ रहे हैं? ये किस काम आने वाला है? सेल्स रेशियो डिसाइड करने के काम आएगा ये पॉइंट। परचेज कंसिडरेशन वाज एग्रीड टू बी सेटिस्फाइड बाय द इश्यू ऑफ 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक बात बताओ, बोला परचेज कंसिडरेशन देना, अच्छी बात है, बट मैं एक बात बता दूं, ये परचेज कंसिडरेशन हमारे लिए बेकार है बेटा। हम बना रहे हैं P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस आते हैं। ये कह रहा है परचेज कंसिडरेशन देना है, अच्छी बात है, बट ये यहाँ कंसीडर नहीं होगा। समझ गया मेरी बात को? अगला प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्या करना है? राइट ऑफ। नहीं कहता तो भी राइट ऑफ ही तो करते हैं। यू आर अज्यूम्ड दैट, कह रहा मान लो, क्या मान लो? कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलर कमीशन वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू सेल्स। कैरेज आउटवर्ड बोला सेल के रेशियो में बढ़ना चाहिए, और ट्रैवलर कमीशन भी सेल। ये नहीं कहता तो ये कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ गया? बट फर्क पड़ जाता अगर यहाँ क्या लिख देता? टाइम रेशियो, तो हमारा लॉजिक एक साइड में रह जाते और जैसा बोलता वैसा करके आ जाते। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मार्च 1991, और आप अलग अलग करो। डेप्रिसिएशन लगेगा 25%। तो वो जो फिक्स्ड एसेट का पॉइंट था ना, उस पर डेप लगाएंगे, उसे किस रेशियो में बांटेंगे? टाइम रेशियो में। प्रॉब्लम कब आई थी देखो? 1991 में नवंबर में 15 नंबर में
बट अब ये 15 नंबर में नहीं आएगी, 8 नंबर में ये अब आती है। क्लियर है? समझ आएगा तुम्हें थोड़ा सा? तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमारा काम क्या है, पहले ट्रेडिंग से पहले वही काम कर लें, टाइम रेशियो और सेल रेशियो ढूंढ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बोलो। हाँ सर, पहले वही करते हैं। ये लो, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने तो 14 और 31 मार्च। ये कौन सा ईयर आएगा यहाँ पर? 91। और यहाँ पर कौन सा आएगा? 90। हाँ या ना? हाँ सर। कंपनी कब बनी पहले बताओ? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं बताई तुमने? 1 जुलाई। हाँ जी, पूरा नहीं पढ़ा। नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंटिल बोला उसने कि तब तक नहीं बनी, तभी तो 1 जुलाई को बनी। 1 जुलाई तक नहीं बनी ना, तो 1 जुलाई को बन गई होगी, इसका मतलब। तो ये क्या कहलाएगा? बोलो बोलो। और ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने महीने हैं? 3, अप्रैल, मई और जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्लियर है क्या? तो जरा सुन लो एक बार। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना चाहिए बेटा? आपको एक बात समझ आ गई कि ये पेपर अगर इस चैप्टर से आया तो बिना टाइम और सेल रेशियो के प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये बेसिक है इस चैप्टर के लिए सबसे ज़रूरी। तो सबसे पहले प्री पीरियड आपने मेरे को बताया था अभी अभी। प्री पीरियड बेटा कितने महीने? 3 महीने आएंगे, राइट। और पोस्ट पीरियड में 9 महीने आएंगे। ये भी समझ आता होगा आपको? हाँ सर। तो रेशियो क्या निकल कर आया? 1:3। हाँ या ना? अब अगर 1:3 है तो एक बात बता दो जल्दी से। क्या 1:3 तो क्लियर है आपको? अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सेल रेशियो क्या है हमारा। तो प्रॉब्लम में कुछ बातें बोली गई हैं, अगर आप पढ़ रहे हो बुक में तो समझ आ जाएगा। उसने 3 महीनों को स्पेसिफाई करवा दिया। मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, 2 मिनट मेरी बातों पे ध्यान दो। अभी नोटिंग बंद कर दो। उसने बेटा अप्रैल 1990, तो यही तो होगा अप्रैल 1990। इधर देखो, मैंने हाईलाइट कर दिया। उसने बोला फरवरी 1991, यही तो होगा। और मार्च 1991, मैंने हाईलाइट कर दिया तीनों का अलग से। कह रहा इन 3 महीनों में क्या हुआ? इन 3 महीनों में क्या हुआ? सेल डबल हुई। तो बाकी महीनों में क्या हुआ होगा? इसकी आधी रही होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि इन महीनों में X रुपीज है, बाकी वालों में, ऐसा बोल सकता हूं। तो बेटा इन 3 महीनों में कितनी हुई होगी? 2X और 2X। और यहां पर भी कितनी हुई होगी? समझ रहे हो क्या मेरी बातों को? तो अगर हम सेल रेशियो निकालने चलते हैं, चलो भाई सेल रेशियो ढूंढ के आते हैं। तो सेल रेशियो में सबसे पहले क्या आएगा? प्री पीरियड। तो जल्दी से प्री पीरियड के X काउंट करो, 4X। और पोस्ट पीरियड के 11X। कितना आया? 4:11। बोलो, समझ आया? मेरी बात यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? सर टाइम हमें समझ में आ गया, सेल्स हमें समझ में आ गया, तो क्या रह गया? अब बेटा हमें सबसे पहले जीपी कैलकुलेट करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले जीपी निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, राइट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1991, ये आएगा। चलो बनवाओ अब ट्रेडिंग अकाउंट को। इसमें जल्दी जल्दी बताओ सारी बातें एक एक करके। सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना कितना है? हाँ जी 43,000। फिर परचेजेस कितने? परचेजेस 1,89,000। फिर
बाई सेल्स कितनी है? 2,78,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना लास्ट में, क्लोजिंग स्टॉक 45,000, 44। और जीपी कितना? बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए 90,000। आ रहा है क्या मेरे हिसाब से? तो बाकी आप देख लो। क्या 190 नहीं आ रहा? आ रहा है। अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्री और पोस्ट आ गया। हाँ जी, सबसे पहले आएगा बेटा इनकम। इनकम में हमारे पास क्या है यहाँ पर? हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो बताओ जल्दी जल्दी। 90,000 को सेल रेशियो में डिवाइड करवा दो। 4:11, 4/11 में डिवाइड करो। बेटा कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, उसे चलाओ। 24,000 और नहीं, गलत लग रहा है, इतना ही है। 24 और 66। अब आप एक बार सारे खर्चों पे आ जाओ। कौन कौन से खर्चे दिए हुए हैं? एक्सपेंस के नाम पढ़ने चालू कर दो आप तो बस। बताओ सर, ये रहे। आ जाओ जल्दी जल्दी। ओपनिंग स्टॉक खत्म हो गया बेटा, परचेजेस खत्म, कैरेज आउटवर्ड। सबसे पहले आउटवर्ड को किस रेशियो में बताया तुमने? कैरेज आउटवर्ड सेल रेशियो में 4:11 डिवाइड करो। 4:11 में बांटो जल्दी जल्दी। 880 और 24। अगली आइटम ट्रैवलिंग कमीशन। बेटा के नाम बता, चलो बाद में नोट कर लेना। ट्रैवलिंग कमीशन सेल के रेशियो में बांटना है। ट्रैवलिंग कमीशन 2,000 और क्या है? 5,500। अगला ऑफिस सैलरी किस रेशियो में बटेगी? टाइम रेशियो क्या है? 1:3। कितना है? कितना बताया? अच्छा 52-50। अगला क्या है? एडमिन एक्सपेंस। कितना एडमिन? अब अलग अलग कर दो। 4975 14925। अगला रेंट एंड टैक्स।
1:3 में बांटो। 3,000 और 9,000। अगला डायरेक्टर फी कहाँ जाएगा? डायरेक्टर फी पूरा का पूरा पोस्ट में कितनी है? 18। अगला फिक्स एसेट पे क्या लगेगा? 25% डेप्रिसिएशन। तो 1,00,000 रुपए की एसेट है, उसका 25% 25,000 किस रेशियो में बांटेंगे? टाइम 6,250। अगला हाँ जी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कॉस्ट। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई है यहाँ पे, सारे खत्म। जल्दी से टोटल लगाओ। एक मिनट रुको, गायब हो गया, खर्चे भी गायब हो गए यहाँ से। दोबारा लिखवाओ बेटा एक बार। डायरेक्टर फी के बाद की सारी चीज़ें फिर से लिखवानी है। कॉस्ट में चली गई 18। अगला डेप्रिसिएशन। 1,00,000 रुपए की एसेट 25% 25,000। 1:3 में बांटो। अगला ये लास्ट था ना, टोटल आप लगा दो। टोटल लगाओ बेटा। 8,9 2,2,355। तो पहले वाले को तो लॉस हो गया, नहीं फायदा ही है। कैपिटल रिजर्व बताओ कितना है? 16। और दूसरे में तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 22। दोबारा बोलो। अरे बेटे तो नुकसान है। 2,3 454 कैसे आ जाएगा? 2,3,545 5 4 5। ओके, नेट लॉस है। अब ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसे नोट कर लो। कहाँ तक नोट कर लिया तुमने? कुछ भी नहीं किया क्या? समझ नहीं आया? ये तो हो गया ना मतलब। चलो करो नोटिंग जल्दी से इसके।
समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? एक बार पढ़ के देखो बेटा, आज जो करवाया उसमें कोई डाउट है तो जल्दी से। वैसे ही दिया हुआ बाई चांस, गलती से दिया हुआ बेटा। नहीं, हमें सिर्फ इतना ही करना है। हो गया ना यहाँ तक? अब कुछ होमवर्क के लिए देख लो। प्रॉब्लम दे रहा हूँ, हो सकता है कर भी पाओ, हो सकता है ना भी कर पाओ, क्योंकि अभी हमने डिस्कस की नहीं ऐसी प्रॉब्लम, बट फिर भी ट्राई ज़रूर कर लेना। प्रॉब्लम नंबर सेकंड नंबर प्रॉब्लम ट्राई करनी। एक तो एक कर लेना थर्ड नंबर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। थर्ड नंबर में बेटा देखो, सेल रेशियो तो डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा। स्टार्टिंग की सेल है 60,000, बाद की 1,20,000, तो यहाँ से आ जाएगा 1:2। जीपी आपका दिया हुआ बहुत बढ़िया। सैलरी टाइम में बांट देना, डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में चला जाएगा, डेप्रिसिएशन टाइम में बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन 30 जून, कंपनी बन जाती है 31 मई को। तो ये इंटरेस्ट है 9,000 कितने महीने का? 6 महीने का। सर 6 महीने का कैसे बेटा? ये देखो ना, कंपनी को हमने बनाया 31 मई को और हमने खरीदा कब से था बिजनेस? जनवरी से। तो हम ऐसे बोलेंगे 9,000 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो 1 महीने का कितना आ गया? 1,500 रुपये। उसमें से 5 महीने प्री में चले जाएंगे 7,500, और 1 महीने का कहाँ चला जाएगा? पोस्ट। कर लोगे? डायरेक्टर फी बेटा पोस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाएगा? पोस्ट में। डिविडेंड यहाँ नहीं आता है, डिविडेंड बाद में पे किया जाता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद। डिविडेंड कभी P&L में देखा था? नहीं, तो डिविडेंड नहीं आएगा। इसका आंसर भी ये नहीं आएगा, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट करना। जो भी आंसर है वो मुझे अगली क्लास में बता देना। क्लियर है? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, अभी आज इसमें इतना ही कवर करना।